अब सबसे पहले हम लोग जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे जी वो सेपरेबल इक्वेशन है। सेपरेबल इक्वेशन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेपरेबल कैसे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा ये होमोजीनियस है, ये एग्जैक्ट है, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट है, इसके अलावा बर्नौली है, किस किस्म की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें कैसे आइडिया होगा। इसके लिए इसमें जो सेपरेबल इक्वेशन है उसको हम इस तरह लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये देखिए ये m इंटू डी एक्स लिखा प्लस n इंटू डी वाई लिखा। ये dx के साथ यहाँ ये जो फंक्शन आ रहा है ये सिर्फ एक ओनली वन वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, और n के साथ ये जो फंक्शन आ रहा है, सॉरी dy के साथ जो फंक्शन आ रहा है वो भी सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। मीन m डिपेंड कर रहा है x पे और n डिपेंड कर रहा है किस पे, y पे। लेकिन ये पीछे अगर आप देखते तो ये m x पे भी डिपेंड कर रहा था, y पे भी डिपेंड कर रहा था, n x पे भी डिपेंड कर रहा था और y पे। इसका मतलब हमारे पास ये वाली इस तरह की इक्वेशन आएगी। दूसरी बात हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स m ऑफ x ओवर n ऑफ y, यानी एक ऊपर फंक्शन होगा न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा। ये फंक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा, और ये फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड करेगा। तो लाजमी नहीं कि ऊपर x वाला हो नीचे y वाला हो, इस तरह भी हो सकता है। ये सपोज ये m ऑफ y हम इसको लिख सकते हैं और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, n ऑफ x लिख सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब अगर ऊपर फंक्शन x का है तो नीचे किसका होना चाहिए, y का होना चाहिए, और अगर ऊपर y का है तो नीचे क्या होना चाहिए, x का होना चाहिए। तो जब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी ना तो हम उसको आसानी से x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर सकते हैं, y वाली टर्म्स को क्या कर सकते हैं, एक साइड पे कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन कहलाती है। सही है। तो अब बेसिकली इसके अंदर ये लिखा हो गया कि m और जो n है वो बेसिकली m किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और n किस पे डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये क्लियर हो जाएगा, मेथड क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा ये हमारे पास सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लिखी हुई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर क्या लिखा हुआ y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। सही है। अब मैं अगर इसको इस तरह भी लिखना चाहूँ ना, प्लीज इसको देखिएगा, मैं इस तरह भी लिख सकता था, एक्स स्क्वायर ओवर क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है क्या जी, y। तो इट मीन अगर आप देखें तो इसका जो न्यूमरेटर आपके पास आ रहा है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और जिसका डिनोमिनेटर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखिए इस तरह की शेप बन रही है, यानी ऊपर वाला जो फंक्शन है तो x पे डिपेंड कर रहा है और नीचे वाला फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। तो आपको पता हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। एनीहो, अब अगला काम आप लोगों ने क्या काम करना है जी, प्लीज ये थोड़ी सी बात तवज्जो से सुनिएगा। मैंने कहा जी ये सेपरेबल इक्वेशन है, इसके अंदर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे, y वाली टर्म्स हम क्या करेंगे जी एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही काम करना है। तो आपको ये बच्चों नजर आ रहा है, बेसिकली क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये y इंटू डी वाई है, ये आप इस क्या करेंगे, dy है, dy के साथ ये y वाली टर्म उस साइड पे ले जाएंगे, y वाली टर्म उस साइड पे ले जाएंगे, और ये जो dx है हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये ये नीचे वाला जो y है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये dx इधर डिवाइड और उधर आके जा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये y वाली टर्म्स जो है ना वो एक साइड पे हो चुकी हैं, और x वाली टर्म्स क्या हैं वो एक साइड पे हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती हैं, सेपरेबल इक्वेशन कहलाती हैं, क्योंकि हमने y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया है और x वाली टर्म को हम लोगों ने क्या किया है, एक साइड पे कर लिया है। तो अब इससे अगला काम आप लोगों ने क्या काम करना है जी, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब जब ये अलग-अलग हो चुकी हैं तो आप लोगों ने अब इनको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन से क्या मुराद होती है कि उसके अंदर से डेरिवेटिव खत्म करना, मतलब एक ऐसी इक्वेशन करना जो फ्री ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व ना हो। और दूसरी और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मेन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी ये मेन इक्वेशन आती है जो इसका सॉल्यूशन आता है, उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई भी करना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ से वैल्यू इसके अंदर लगाएं, यहाँ से वैल्यू y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर लगाएं, या इसका डेरिवेटिव ले लें, या इसका डेरिवेटिव ले लें, दोबारा हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी चाहिए, तो तब ये इसका बेसिकली क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। एनीहो, अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये y इंटू डी वाई में लिखा हुआ 1/3 इंटू ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब। तो जब आप लोग इंटीग्रेट करना, एक बात याद रखनी है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हम y के लिहाज से कर रहे हैं और इसकी इंटीग्रेशन हम किसके लिहाज से कर रहे हैं, x के लिहाज से कर रहे हैं। तो जब आप y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब उसमें सिर्फ y ही वेरिएबल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इट मीन इसकी इंटीग्रेशन हम y के लिहाज से करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन हम x के लिहाज से करेंगे। अब इसके ऊपर बच्चों पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक y की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है,
पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, जो पावर आती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। y की पावर 1 में 1 ऐड करें तो y² हमारे पास आ जाता है, ये 1/3 आ जाता है। अच्छा, ये 1/3 क्यों लेके आए, अब यहाँ पे नीचे हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है 1 + x³ और ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, x² आ रहा है। ये 1 + x³ का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर मौजूद हो ना तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं। अब यहाँ मसला क्या है कि यहाँ पे ये 1 + x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव, डू यू नो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² होता है। अब यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 3x² होना चाहिए था, लेकिन मसला यहाँ पे क्या है, यहाँ x²। तो यहाँ पे 3x² लाने के लिए हमने 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया, सही है, 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ताकि इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो जाए। अब फिर 1/3 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब नीचे वाला फंक्शन का ये डेरिवेटिव जब ऊपर मौजूद है तो ये नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या आ जाता है, लॉग। यू नो इसका मकसद सिर्फ डेरिवेटिव कंप्लीट करना। जब आप फर्दर आंसर लिखते हैं तो हम ये चीज खत्म कर देते हैं, 3x² नहीं लिखते, सही है, 1/3 एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन के साथ हम लोग क्या लिख लेंगे, लॉग। एंड यू नो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, और वो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या कर लिया, +c लगा दिया। अब इसके बाद अगला काम आप लोगों ने क्या करना है जी, ये बेसिकली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बाद अगर उसको फर्दर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया जी, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया 3y² 2 × log of 1 + x³ + 6। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी हम लोगों ने यहाँ पे ये लॉग वाला फार्मूला लगाना ना, ये लॉग वाला फार्मूला, ये लॉग का देखिए आंसर, यहाँ मैंने एक मॉड डाला, 2 स्ट्रेट लाइंस डाले। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद इसलिए क्या है क्योंकि आम रूटीन में जो लॉग है वो नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं -2 उसका लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। लॉग सिर्फ कौन से नंबर का एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव का। इसका मतलब जब आप नेगेटिव के ऊपर यहाँ पे ये मॉड डाल देंगे तो ये लॉग क्या कर देगा, उसको बना देगा पॉजिटिव। ये मॉड जो है ना उसको पॉजिटिव बना देगा, तो log of 2 का मॉड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इनमें जब भी आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस करनी है या इंटीग्रेशंस करनी है तो जब भी लॉग वाला फार्मूला लगाना है उसके साथ मॉड लगाना है, क्योंकि मॉड नेगेटिव को क्या बना देता है, वो पॉजिटिव बना देता है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास है। बिस्मिल्लाह। ये बच्चों हम लोगों ने इससे पहले ने इस सेपरेबल इक्वेशंस का ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, एक प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ा था। अब एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मोस्टली अगर आप वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के या अगर कॉन्सेप्ट्स के यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखें ना तो वहाँ उनके पास जो सोल्यूशन लिखा वो सोल्यूशन के अंदर ये कांस्टेंट सोल्यूशन भी वो शो करवाते हैं और नॉन कांस्टेंट भी सोल्यूशन वो शो करवाते हैं। अब कांस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है जी, नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहली तो बात है, ये हमें एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम क्या लिखा है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ dy/dx = y² - 1/x। यानी ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई है, आपने इसका कौन सा सोल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड। ये जो नीचे हमने सोल्यूशन फाइंड किया था ना, ये बेसिकली जनरल सोल्यूशन कहलाता है, जिसके अंदर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है ना, उसको हम कौन सा सोल्यूशन कहते हैं, जनरल सोल्यूशन कहते हैं। और जिसके अंदर हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खत्म कर देते हैं, ये एंड पे फाइनली देखिएगा, ये जो फाइनली मैंने ये काम किया है जिसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग खत्म कर देते हैं, जिसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व ना हो, उस सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आता बेसिकली जनरल सोल्यूशन से ही, यानी कि देखिए जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका ये फाइनल सोल्यूशन आएगा, उस फाइनल सोल्यूशन के अंदर c इन्वॉल्व होगा। c इन्वॉल्व होने के बाद हम उस c की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे और उस c की वैल्यू दोबारा इसके अंदर इसी इक्वेशन के अंदर लगाएंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। इट मीन जनरल सोल्यूशन से बेसिकली कौन सा सोल्यूशन आता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है। लेकिन इसका मतलब अगर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, मतलब वहां से c को खत्म करना चाहते हैं, तो c को खत्म करने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें उसे देनी चाहिए, कोई ना कोई उसे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ये साथ देखें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उसने लिखा हुआ y(1 = 2)। पिछले क्वेश्चन में देखिए सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन थी, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी।
सही है। तो यहाँ पे क्या किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू ये 2 दिया गया है। तो ये इसका मतलब ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए। ये देखिएगा इस इन्फॉर्मेशन को एंड में हम यूज भी करेंगे। चलें इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं, आपको डिटेल्स समझ आ जाएगा। अच्छा, ये y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 क्या है? क्या बेसिकली ये हमारे पास होती है कंडीशन, या तो हम इनको इनिशियल कंडीशंस कहते हैं या हम इनको बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही आता है। इसका मतलब जितने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं इतनी हमें यहाँ भी कंडीशंस भी गिवन होती है। अगर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो हमें कंडीशन भी एक गिवन होगी, अगर दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो कंडीशंस भी दो ही गिवन होंगी, क्योंकि हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आता ही एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो कंडीशन है वो हमेशा एक ही गिवन हो। सही है। तो जब एक ही हमें कंडीशंस गिवन होगी तो उसको हम मोस्टली क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। इनको हम बेसिकली इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 से मुराद यहाँ x की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1 लिखी है, और y की वैल्यू बेसिकली क्या लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है। तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ली dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1 ओवर x। तो मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि आया वो सेपरेबल है या नहीं है, वो होमोजीनियस है, वो नॉन होमोजीनियस, किस किस्म की कैटेगरी। आप जब उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो तब उसके बाद आप उसका फर्दर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज यानी कि आपको सिंपल ये बता दिया जाएगा आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर, ये नहीं बताया जाएगा कि इसको सेपरेबल मेथड से करो या इसको होमोजीनियस मेथड से करो या नॉन होमोजीनियस से करो, एग्जैक्ट से करो या इनएग्जैक्ट से करो। ये खुद आप लोगों ने आइडिया लेना है कि यार यहाँ कौन सा मेथड मैंने लगा। तो अगर आप देखें ये हमारे पास लिखा हुआ dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1 ओवर x। तो मैंने क्या कहा था कि सेपरेबल इक्वेशन मुझे कैसे पता चलेंगी? जब मुझे ये पता चल जाए ना कि ये जो न्यूमरेटर है ये सारा का सारा और ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास आ रहा है ये अलग-अलग वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ये न्यूमरेटर किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे डिपेंड कर रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तब मुझे एग्जैक्टली ये आइडिया हो चुका है कि देखे ना इस इक्वेशन के अंदर जब स्टार्ट में मैंने डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने कहा था कि बेसिकली एक जो ऊपर वाला फंक्शन है वो अगर x पे डिपेंड करता है तो नीचे वाले को किस पे डिपेंड करना चाहिए? y पे। और अगर ऊपर वाला y पे डिपेंड कर रहा है तो नीचे वाले को किस पे डिपेंड करना चाहिए? x पे डिपेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे लकीली ऊपर वाला जो फंक्शन है वो y पे डिपेंड कर रहा है और नीचे वाला किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो हमें उससे इजीली आइडिया हो जाएगा ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? सेपरेबल इक्वेशन। और ये सेपरेबल इक्वेशन है। अब इस सेपरेबल इक्वेशंस को अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं ना, इसमें अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम ना ये कांस्टेंट सॉल्यूशन कई लोग फाइंड करते हैं, कई लोग फाइंड नहीं करते। अगर ये आप कांस्टेंट सॉल्यूशन ना भी फाइंड करें तो तब भी हमारा काम चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल्स में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप कांस्टेंट सॉल्यूशन आप कर भी सकते हैं। सही है। और कांस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है? कांस्टेंट सॉल्यूशन जब भी आप लोगों ने बच्चों फाइंड करना है तो कांस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपके पास y वाला पोर्शन होता है ना, ये जो y वाला पोर्शन होता है, y वाला फंक्शन होता है, उसको आपने हमेशा किसके इक्वल लगाना होता है? 0 के इक्वल लगाना होता है। तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 1 को किसके इक्वल लगा रहे हैं? 0 के इक्वल। तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी? 1 के। और यहाँ से y हमारे पास क्या है जी? प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास y का आंसर आया है जी। y का आंसर एक प्लस आया है, दूसरा हमारे पास कौन सा है? माइनस 1 आया है। तो इसको हम बेसिकली कौन सा सोल्यूशन कहते हैं? कांस्टेंट सोल्यूशन कहते हैं। अब दूसरा हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन। एक होता है कांस्टेंट सोल्यूशन। कांस्टेंट सोल्यूशन के अंदर ये y वाले टर्म को इक्वल टू 0 लिखना होता है। और ये हमेशा याद रखिएगा ये हमारे पास डिफाइंड सोल्यूशन होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना। सही है। दूसरी बात, अब नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दोबारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पकड़ा, जिस तरह इस तरीके यहाँ पे मेथड हमने यूज किया था वही मेथड यहाँ हम लोगों ने भी यूज करना। फिर इसको मैंने पढ़ा dy बाई dx को लिखा इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1 ओवर x। अब मैं अगला काम मैंने क्या किया जी, ये देखिए y स्क्वायर माइनस 1 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये dx नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जब आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट करना है ना, तो उसके अंदर dy को न्यूमरेटर में रखना है और dx को भी किस में रखना है? न्यूमरेटर में रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना। यानी हम तो ये भी तो कर सकते थे कि dy में इसके नीचे ले आता और x को यहाँ ऊपर ले आता, इस तरह भी तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन वो काम ठीक नहीं, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंशियल है वो न्यूमरेटर में मौजूद होता है। Anyhow, तो हम लोगों ने लिखा ये dy के नीचे y स्क्वायर माइनस 1 लिखा, ये dx को मैं उधर ले गया, dx ओवर x बना।
उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड्स को आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है। तो अब बोथ साइड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रल आपने अप्लाई किया। अब यहाँ एक थोड़ी सी बात तो जो सुनिएगा, ये जो लेफ्ट वाला इंटीग्रल है ना, ये जो लेफ्ट वाला इंटीग्रल है, इसको आप विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह कि अगर आप यहाँ से 1 ओवर वाई स्केयर माइनस 1 ले लेना, वाई स्केयर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ a ओवर, यहाँ पे प्लीज सॉरी इसको लिखना चाहूँ 1 ओवर वाई माइनस 1 इंटू क्या लिख दूँ वाई प्लस 1, और इस तरह a ओवर वाई माइनस 1 और यहाँ पे प्लस b ओवर वाई प्लस 1 लिख के ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये जो पोर्शन आपके पास आ रहा है 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जब आप पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर यही आना, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए बस मैं एक टेक्निक, एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, अल्लाह करे आपको समझ आ रहे। तो ये देखो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस 1 इंटू y प्लस 1 हम लिख सकते हैं, यानी 2x के फैक्टर्स बना लिए। ये पार्शियल आता है, ये आंसर बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन से ही है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अगर आप समझ लें तो आपको ये कोई मुश्किल नहीं होगा। ये छोटा सा फार्मूला होता है, अगर इसको आप देखें लिखते हैं जी dx ओवर लिखा हो ना यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं 1 ओवर 2a log ऑफ यहाँ पे x माइनस a x प्लस a ओवर क्या लिखते हैं नहीं x माइनस a। सही है, ये डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। मुझे कैसे याद रखा गया, देखिए नीचे x माइनस a आ रहा है, x माइनस a आ रहा है, तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, x माइनस a लिख दिया। दूसरा इसका फैक्टर कौन सा, दो फैक्टर इसके बन रहे थे, एक x माइनस a और दूसरा x प्लस a। x माइनस a वाला फैक्टर इसके नीचे लिख दिया और x प्लस a वाला फैक्टर क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया। सही है, x प्लस a वाला ऊपर फैक्टर लिख दिया। अब इसके बाद जो आप लोगों ने काम क्या करना है, ये इसके साथ एक और बात देखिए, यहाँ a के साथ अगर प्लस का माइनस का साइन हो नीचे, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस का साइन लिख देना है। अगर यहाँ a के साथ प्लस का साइन हो तो यहाँ पे भी आपने प्लस का साइन लिख देना है। यहाँ a के साथ कौन सा आ रहा है, माइनस का साइन, तो ये नीचे माइनस लिखें या इस माइनस को आप बेसिकली ऊपर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैंने भी यहाँ पे काम क्या किया, ये बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसके अंदर आपको ये चीज़ जो नज़र आ रही है, मैंने क्या किया जी, ये 1 को मैंने किस तरह लिख दिया, 1 को इस तरह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बना वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस मीन जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे वाई और जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे हमने 1 लिखा। तो फार्मूला क्या बना जी, माइनस देखिएगा माइनस 1 ओवर 2a, a यहाँ पे क्या है 1 है, लॉग ऑफ ऊपर क्या लिखेंगे y प्लस 1 और नीचे y माइनस 1 इज इक्वल टू। अब राइट साइड अगर आप देखेंगे ना, तो राइट साइड में अगर आप देखें ये 1 आ रहा है, ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ x लिख सकते हैं। और अगली बात, कई बच्चों इस यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं ना, वो c भी लिखते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखना चाहें तो c लिख सकते हैं, अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना वो लॉग के साथ लिखना चाहें लॉग लिख सकते हैं, tan इनवर्स लिखना चाहें tan इनवर्स लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखे। अब क्योंकि इसके अंदर देखें ना सारों के अंदर लॉग इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी लॉग इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ c लिख लेते हैं। सही है, लॉग ऑफ c यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद अगली बात देखिएगा, लॉग क्या करता है, ये -1/2 पर है ना, ये साथ ही -1/2 है, इस -1/2 को उठा के पावर में ले जाएगा, -1/2 पावर बना दे। सही है। और दूसरी बात लॉग जो है ना, वो लॉग अगर ऐड हो रहे हो, लॉग ऐड हो रहे हो, तो वो इन दोनों को आपस में क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। इसका x और c आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब अगली बात यहाँ देखिएगा, मैं बार बार पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपने लॉग लगाना है तो यहाँ पे मॉड लाजमी लगाना है। ये मॉड देखे सबके साथ मैंने लगाया हो। अब ये नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर क्या करती है, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाती है, ऊपर वाले टर्म को नीचे लेके आ जाती है। y-1 ऊपर चला गया, y+1 नीचे आ गया, ये पॉजिटिव पावर होगी। ये लॉग ऑफ xc हमारे पास आया, xc हमारे पास आया जी। तो इसके बाद अगला काम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड से आप लोगों ने लॉग को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। यानी कि लॉग को ख़त्म किया, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। यहाँ से भी लॉग को ख़त्म कर दिया, यहाँ से भी लॉग ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास ये बना स्क्वायर रूट ऑफ y-1 ओवर y+1 इज इक्वल टू xc।
अब उसके बाद मैंने आपको शुरू में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया था पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करें। ये तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ रहा है ना, जिसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब इस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या करना है, यूज करना है। ये इन्फॉर्मेशन है क्या, इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर देखें तो आपके पास y ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इट मीन यहाँ पे आपने x की जगह क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, और जहां जहां y है वहां पे क्या लगा देना है, 2। और कौन सी इक्वेशन के अंदर, ये सारी की सारी वैल्यूज आपने इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लगा दी। यानी इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां y लिखा हुआ है वहां आपने 2 लिख देना है, और जहां x लिखा हुआ वहां पे आपने क्या लिख देना, 1 लिख देना। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने की है उसमें y की जगह मैंने 2 लिखा है, 2 - 1, और नीचे हमारे पास 2 + 1, 2 - 1, 2 + 1, और यहाँ पे 1 आया, x की जगह c लिख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 + 2 3, √3 इज इक्वल टू c आया। तो दूसरा हम लोगों ने काम किया, क्या किया कि ये जो c की वैल्यू आई है इसको दोबारा ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ रही है इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी, है राइट। ये c के वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y - 1 ओवर y + 1 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी इस c की जगह मैंने क्या लिखा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे हमारे पास x आ गया। तो ये मेरे पास कौन सा सोल्यूशन आया है जी, पर्टिकुलर सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन जी, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। इससे फर्दरली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, इन द फॉर्म ऑफ y लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन एनफ मोर देन एनफ ये